हेलो बच्चों, मैं तृप्ति आज आपके कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के चंद्रग्रहण कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके रचनाकार हैं कवि केदारनाथ जी। बच्चों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती हो, पसंद आता हो, तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियो देखना शुरू करें। तो बच्चों, आइए सबसे पहले केदारनाथ जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदारनाथ खरी खरी। उन्हें सोवियत संघ लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। सबसे अच्छी विशेषता उनकी कविता की संगीतात्मकता है। केदारनाथ जी कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, ये था केदारनाथ जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। बच्चों, एक बार आपसे फिर हम बोलते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को देखना शुरू करें। जो कविता पढ़ने से पहले हम कविता का पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग अर्थात प्रेम व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों से भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि कविता का शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना एक स्थान का नाम है, जैसा कि आपने पाठ प्रवेश में पढ़ा। और वहां से लौटते समय, बेर का मतलब लौटते बार मतलब समय, लौटती समय वह कह रहे हैं कि देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कह रहे हैं कि अब मैं चंद्रगहना देख आया हूँ, अर्थात जो चंद्रगहना स्थान है मैं उसको अब देख आया हूँ। अब मैं इस ग्रामीण प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहता हूँ। वह अकेले बैठकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे हैं। वह खेत की फसलों के सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। और कवि कहते हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यहाँ पर कवि एक छोटे से चने के पौधे को देख कर के कहते हैं कि एक बीते जितना बड़ा चने का छोटा सा हरे रंग का पौधा गुलाबी फूल के साथ ऐसा लग रहा है। बच्चों, चने का जो फूल होता है वो गुलाबी रंग का होता है, तो वही कवि कह रहे हैं कैसा लगता है जैसे एक ठिगना यानी कि छोटा सा छोटे कद का आदमी अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सज धज कर ऐसे खड़ा है, जैसे मानो कि वह किसी विवाह में जाने को तैयार है। सज धज कर खड़ा है, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा, एक ठिगना सा छोटा सा आदमी जो है वह सज धज कर खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह विवाह में जाने के लिए, क्योंकि विवाह में लोग सज धज कर ही जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कवि कह रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। यहाँ पे कवि कह रहे हैं अलसी अर्थात तीसी जिसको कि हम बोलते हैं,
उसको हठीली कह रहे हैं। हठीली कवि इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तीसी का जो पौधा होता है वो बहुत ही पतला होता है, उसके डंठल जो होते हैं बहुत ही पतले होते हैं और वह जल्दी टूटते नहीं हैं, मतलब गिरते नहीं हैं और पौधों की तरह। गिर भी जाएँगे तो एकदम से उठ कर के खड़े हो जाएँगे। तो और उसके जो फली जो होते हैं, फली भी आप देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे कि फली जो होती है उसकी इतनी आसानी से टूटती नहीं है, फूटती नहीं है। उसको बहुत मतलब अ, फोड़ने में दिक्कत होती है और अपने आप वो नहीं फूटती है, उसको फोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे कभी कह उसको हठीली कह रहे हैं, इसी वजह से हठीली कह रहे हैं क्योंकि उसके जो फली जो है आसानी से नहीं टूटते हैं। तो कह रहे हैं कि पास ही मिलकर उगी है, चने के पास ही में एक अलसी का अर्थात तीसी का पौधा उगा हुआ है और वो अलसी ऐसे लग रही है जैसे कि जैसे चने के पास यह हट करके उगाई है एकदम से, मतलब हट करके उगाई है। दुबले पतले शरीर, मैंने जैसा कि बताया आपको कि उसकी जो डंठल होते हैं बहुत पतले होते हैं। तो कवि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है इसमें, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कह रहे हैं कि दुबले पतले शरीर और लचीली कमर के साथ उसने बालों में नीले रंग का फूल लगा रखी है, जो कि तीसी के जो फूल होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। तो उसी रंग को कवि कह रहे हैं कि बालों में नीले रंग के फूल लगा रखी है। आगे देखते हैं। और कह रही है तीसी, कह रही है जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। और वो तीसी कह रही है, ऐसा माना कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह तीसी कह रही है कि जो उसके उस फूल को, यानी सिर पे जो उसने नीले रंग का फूल लगा रखा है, उस फूल को जो भी उस छुएगा वह उसको अपने दिल का दान दे देगी, अर्थात उससे वो प्रेम कर बैठेगी। आगे कह रहे हैं और सरसों की न पूछो। यहाँ पे जैसे सरसों की तारीफ करते हुए कवि कह रहे हैं, आदमी कहता है कि अरे पूछो नहीं, यानी कि बहुत अच्छे भाव में लोग बोलते हैं, तारीफ में बोलते हैं कि और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। और सरसों को देखते हुए कवि कह रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि सबसे सयानी सरसों ही हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं और इतनी सयानी हो गई है कि शादी के लिए अपने हाथ पीले कर लिए। हाथ पीले करने का मतलब शादी करना होता है, तो वो शादी के लायक हो गई है और वो हाथ पीले कर ली है। ब्याह मंडप में पधारी, और ऐसा लगता है जैसे कि ब्याह मंडप में आ चुकी है और विवाह मंडप में बैठ गई है। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो फाग गीत जो होता है कि जो कि फागुन मास में गाया जाता है, फाल्गुन मास में, जिसको कि फगुआ बोलते हैं, फाग। तो ये एक प्रकार का गीत का शैली होता है। तो कह रहे हैं कवि, ऐसा लगता है कि फाग गीत गाता हुआ फागुन भी इस विवाह में शामिल होने आ पहुंचा है। ठीक है। इस स्वयंवर में, स्वयंवर यानी कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर यानी कि स्वयंवर, स्वयं से वर चुनने का जो अधिकार होता है वो पहले के समय में हुआ करता था। तो कभी को ये प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक छटा देख करके ऐसा प्रतीत हो जाता है जैसे कि यहाँ पे स्वयंवर की रचना हुई है। ठीक है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। विजन मतलब एकांत होता है, वीरान। तो यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्वयंवर में प्रकृति अपने प्यार का आंचल हिला रही है और यहाँ पर सभी तरफ सभी लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह सुनसान इलाका है, लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ वाले शहर से कहीं ज्यादा प्रेम छुपा है इस वीरान प्राकृतिक सौंदर्य में, प्राकृतिक वातावरण में। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस विजन में, विजन यानी एकांत, वीरान, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दूर व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगर यानी जहाँ पे लोग व्यापार करते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे तो व्यापार होता ही रहेगा। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर से कहीं ज़्यादा प्रेम यहाँ देखने को मिल रहा है। जहाँ पे वहाँ पे होता है कि प्रेम का व्यापार होता है, जहाँ जिससे लाभ हुआ उससे प्रेम है, जिससे लाभ नहीं हुआ उससे प्रेम नहीं है। लेकिन इस एकांत में कवि को चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार प्रेम की दृष्टि से यह
भूमि जो है बहुत ही अधिक उपजाऊ है, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। क्योंकि कवि भी एक मनुष्य हैं और वो देख रहे हैं कि हम मनुष्यों में प्रेम भी एक तरह का व्यापार हो गया है। जिससे लाभ है उससे प्रेम है, जिससे लाभ नहीं है उससे प्रेम नहीं है। आगे कह रहे हैं कवि, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। आगे कवि कह रहे हैं कि जहाँ बैठे हैं वो, वहाँ उनके सामने एक छोटा सा तालाब है। पोखर यानी तालाब, छोटा सा तालाब है जिसमें हवा के प्रभाव से छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। पोखर के नीचे कह रहे हैं कि पैरों के तले उनके एक छोटी सी पोखर है और नील तल में जो उगी है घास भूरी। पानी तालाब का जो है बहुत स्वच्छ है और जब स्वच्छ होने के कारण वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि नील तल में जो नील तल जो सतह है पानी के नीचे का, वह उस तल में उगी है घास भूरी, भूरे रंग की घास उगी है और ले रही वह भी लहरियाँ, पानी के लहर के साथ वो भी लहर ले रही है, अर्थात हिल रही है। भूरी, आप देखे होंगे कि जो पानी में जो भी घास होता है वह सड़ करके भूरे रंग का हो जाता है, लेकिन जो पानी में ही उत्पन्न ही होता है तो वो भूरे रंग का ही रहता है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं कवि, कह रहे हैं कि वह भी पानी के लहर के साथ क्या हो रहा है, लहरा रहा है। आगे कवि क्या कह रहे हैं, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, आंख को है चकमकाता। यहाँ पे आप देखे होंगे किसी भी तालाब पोखरे में एक पानी का स्तर नापने के लिए, उसको देखने के लिए एक खंबा मोटा सा लकड़ी का लगाया गया रहता है, धंसाया गया रहता है, जिससे कि पानी का लेवल पता चलता रहे कि कितना है। तो यहाँ पे इसका 2 अर्थ निकल सकता है। एक तो ये निकल सकता है कि वो जो खंभा लगाया गया है वो चाँदी जैसा चमक रहा है, लकड़ी का। लेकिन एक अर्थ ये भी हो सकता है कि एक चाँदी का बड़ा-सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता, क्योंकि लकड़ी का खंभा आँख को नहीं चमकाएगा। तो यहाँ पे कवि जो सूर्य की किरण पानी पे पड़ रही है और उसका जो परावर्तन कवि के आँख तक पहुँच रहा है, तो वो चमक रहा है पानी में। कैसा चमक रहा है? चाँदी की तरह, और वो एक चाँदी के खंभे के समान प्रतीत हो रहा है। सूर्य की जो किरण उस पानी पे पड़ रही है, तो वो चाँदी के खंभे के समान प्रतीत हो रहा है। और आगे कवि कह रहे हैं कि है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और किनारे पर पानी की जो जहाँ पे वो बैठे हैं, उस तालाब के किनारे पर बहुत सारे छोटे-छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी प्यास कभी बुझने वाली नहीं। पी रहे हैं चुपचाप पानी पी रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका प्यास जो है कभी नहीं बुझने वाली। प्यास जाने कब बुझेगी, पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी, अर्थात प्यास बुझने वाली नहीं है, वो चुपचाप अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि बगुला जो है वह चुपचाप अपनी एक टांग पर पानी में खड़ा है, ध्यान लगा करके। किस पर ध्यान लगा करके? जो मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ जो रहती हैं पानी में, उनको पकड़ने के लिए एकदम से ध्यान लगाकर एक टांग पर पानी में खड़ा है। और देखते ही मीन मछली चंचल, यानी कि मछली बहुत चंचल होती हैं, जल्दी-जल्दी इधर-उधर तैरती रहती हैं, ध्यान निद्रा त्यागता है। और जैसे ही बगुला मछली को देखता है, वह जिस ध्यान में लगा हुआ है, वो क्योंकि वो मछली के ही ध्यान में लगा हुआ है कि जहाँ मछली दिखे कि हम उसको निगल जाएँ, तो देखते ही मीन चंचल, चंचल मछलियों को देखते ही अपनी ध्यान को त्यागता हुआ क्या करता है, उनको पकड़ लेता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। चट से ही मतलब तुरंत ही उनको चोंच में दबाता है और गले के नीचे डालता है, मतलब उनको निगल जाता है, खा जाता है। आगे कभी कह रहे हैं कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुक मछली। आगे ऊपर वाले पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि एक काले माथ वाली, आप बच्चों आपके ही पाठ्य पुस्तक में क्षितिज में ग्रामश्री हमने पहले पढ़ाया, उसमें भी एक इस तरह की चिड़िया की बात हुई थी जिसके माथे पर काला धब्बा है, काला चिन्ह है। तो उसी चिड़िया की बात यहाँ भी कर रहे हैं कवि
कह रहे हैं कि एक काले सिर वाली चालाक चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों के झपाटे से जल की ऊपरी सतह पर चतुर मछली को देखते ही तेजी से उस पर टूट पड़ती है और अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आसमान में उड़ जाती है। यहाँ पे कभी कह रहे हैं एक उजली चटुक मछली चोंच पीली में दबाकर अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में यानी आसमान में दूर उड़ जाती है। आगे कह रहे हैं दूर उड़ती और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। अब कवि जो देख रहे हैं सामने ऊंची जमीन से रेल लाइन गई है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि अभी ट्रेन का भी समय नहीं हुआ है और कवि को कहीं जाने की जल्दी भी नहीं है, वो उनको कहीं जाना भी नहीं है, इसलिए वह वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को निहारने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। अर्थात कवि यहाँ फुर्सत में बैठे बैठे हुए हैं, अतः वह पूरी तरह से प्रकृति के सौंदर्य का अपनी आँखों में बसाकर आनंदित होना चाहते हैं और उनका आनंद लेना चाहते हैं, कहीं नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जाने का कहीं टाइम नहीं हुआ है और वह इतने व्यस्त भी नहीं हैं, इतने जल्दी में नहीं है, इसलिए वो आराम से इस प्राकृतिक छटा को देखना चाहते हैं। तो चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे 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 टे। यहाँ पे कवि के सामने खेतों के पास चित्रकूट के पठारी क्षेत्र की पहाड़ियां दूर दूर तक फैली है, जो कम ऊंचाई वाली और बेडौला अर्थात थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचा मतलब बिना आकार का, बेडौला मतलब बिना आकार का, इन पहाड़ियों पर खास वनस्पति मतलब बेडौला हुआ स्थित है, ऐसा कवि कह रहे हैं। और आगे कह रहा है कि इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप है, इसमें कुछ खास वनस्पति न होने से ये जमीन बंजर के समान लगती है और इस धरती पर यहाँ वहाँ रीवा के कांटेदार और कुरूप पेड़ ही दिखाई देते हैं, यानी कि उस पहाड़ी पर सौंदर्य का कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, जो पेड़ पौधे भी हैं वो कांटेदार और कुरूप हैं। कह रहे हैं कि और वे कोई सुंदर दृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, परंतु इस बंजर भूमि पर भी तोते का टे 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 करता हुआ मीठा सुर सुनाई पड़ता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चिढ़ता और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस बंजर भूमि के सीने को, उस वन को, वनस्थली अर्थात वन के सीने को चीरता हुआ वो तोते का आवाज उनके कानों तक पहुंच रहा है, जो कि बहुत ही मीठा रस टपकाता हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे कभी कहते हैं उठता गिरता सारस का स्वर टेरटों टेरटों, और यहाँ पे दूसरी ओर कवि को सारस की टेरटों टेरटों मतलब उनकी आवाज होती है, ये की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए, सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो। यहाँ पे कवि सारस के उस टिरटो टिरटो की आवाज़ सुन करके उनका मन उनके साथ उड़ जाने को करता है। कहाँ तक उड़ जाने को? उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग अपनी पंख फैला करके मैं भी उड़ जाऊं जहाँ जुगल जोड़ी रहती है। कहाँ तक? जहाँ पर ये सारस की जुगल जोड़ी यानी कि मतलब सारस नर और मादा जहाँ पर रहते हैं वहाँ तक मैं उड़ जाऊं और हरे खेत में मतलब जिस खेत में जिस जगह पे ये सारस की जोड़ी रहती है वहाँ तक, और सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, चुप्पे चुप्पे यानी चुपके चुपके छुप करके उनकी प्रेम कहानी को सुन लूं कि वो आपस में किस तरह से बात करते हैं। ऐसा कवि
की कल्पना है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे, लेकिन जब तक आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, हमारा उत्साहवर्धन नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। और अगर कहीं कुछ मिस्टेक्स हो गई हों, कुछ गलतियाँ हो गई हों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, जिससे कि हम उन गलतियों को सुधार सकें और आगे की वीडियो इससे भी अच्छी बना सकें। तो बच्चों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप। धन्यवाद।